नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी का अपना परिवार मिथिला कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 के फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हायर परचेज सिस्टम, जिसे हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों किराया क्रय पद्धति के नाम से जानते हैं। हायर परचेज सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है? किराया क्रय पद्धति। तो इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट टर्म्स और प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसीलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि हायर परचेज सिस्टम का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे छोटे भाई बहनों, बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। आपका हायर परचेज सिस्टम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किराया क्रय पद्धति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हायर परचेज सिस्टम। अब हायर परचेज सिस्टम को एचपीएस के नाम से जाना जाता है। हायर परचेज सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? एचपीएस। फिर हम लोग पढ़ेंगे किराया क्रय पद्धति का आशय, मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। फिर पढ़ेंगे किराया क्रय पद्धति की परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ हायर परचेज सिस्टम, जो आपको एग्जाम में थ्योरी में पूछा जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आपको पूछा ही जाएगा। जो किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को बताएं, परिभाषाओं को लिखें। तो आज हम लोग इन क्वेश्चनों को जानेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हम दो दोस्त हैं। मान लेते हैं क्या? हम दो दोस्त हैं, एक ये हैं और एक ये है। अब आप जरा सोचिए, हमको भी मोटरसाइकिल लेना है और इनको भी मोटरसाइकिल लेना है। मानिए हमको भी मोटरसाइकिल लेना है, इनको भी मोटरसाइकिल लेना है। तो आप बताइए, तो मोटरसाइकिल कैसे लेंगे? तो कहिएगा गुरुजी, दो ही तरह से हम गाड़ी ले सकते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। एक, अगर हम पैसा वाला होंगे या पैसा वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? पैसा देंगे और गाड़ी लेंगे। अगर मान लीजिए इनके पास पैसा नहीं है, तो आप कमेंट कीजिएगा, क्या इनको गाड़ी नहीं मिलेगा? कहिएगा नहीं गुरुजी, गाड़ी तो इनको भी मिलेगा। अब ये गाड़ी कैसे लेंगे? तो कुछ राशि तुरंत जमा करेंगे और बाद बाकी गाड़ी का क्या बना लेंगे? किस्त बना लेंगे। और धीरे 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 करके गाड़ी का राशि चुका दिया जाएगा। अब ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ये मेरा दोस्त है, ये क्या कर रहा है? एक बार में पैसा नहीं दे रहा है, धीरे 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 करके क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। अब ये जो किस्त पर सामान लिया है, इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो कैश में सामान लिए, इसे तो कहते हैं कैश परचेज। यानी माँ ने क्या किया? पैसा दिया, गाड़ी लिया। तो हमने जो पैसा दिया, गाड़ी लिया, उसे क्या कहते हैं? कैश परचेज। अब परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। अब खरीदे जो हम, वो नगद क्रय किए, यानी दुकानदार वाले भैया को, वेंडर को, शोरूम वाले को क्या दिए? पैसा दिए, गाड़ी लिए। तो मैं क्या किया? कैश परचेज करके गाड़ी लेकर आया है। लेकिन ये भैया पैसा एक बार में जमा नहीं किया है, कुछ पैसा तुरंत दिया है और कुछ पैसा का किस्त बना लिया। जो बाकी पैसा बचा उसका क्या बना लिया? किस्त बना लिया। तो ये भैया किस पे लिए हैं? तो ये भैया लिए हैं किराया क्रय पद्धति पर, हायर परचेज सिस्टम पर। ये जो भैया किस्त पर सामान लिए हैं, इसी सिस्टम को कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। अब एक जरा सा ये भी बात ध्यान में आपको रख लेना है। तो यहाँ पर दो प्रकार से किस्त पर भी गाड़ी लिया जाता है। एक लिया जाता है हायर परचेज सिस्टम पर और एक लिया जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर। तो इन दोनों सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। अभी हम लोग जानेंगे किराया क्रय पद्धति के आधार पर, और इससे अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसमें आपको डिफरेंस बताएंगे, इंस्टॉलमेंट पद्धति क्या होता है और हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में क्या अंतर होता है। अभी आप इतना समझें, जो भैया किस्त पर गाड़ी ले रहे हैं, अब ये जो भैया किस्त पे गाड़ी ले रहे हैं, ऐसी जो व्यवस्था है क्रय करने की, जो ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कहा जाता है हायर परचेज सिस्टम। और इसी व्यवस्था में कुछ अंतर हो जाता है दोनों में, तो एक का नाम बन गया इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जो आपको आगे हम बताएंगे।
आज हम लोग सीखने वाले क्या हैं? हायर परचेज सिस्टम। अब थोड़ा ज़रा सोचिए, भैया जी को क्या लेना था? गाड़ी, यानी मोटरसाइकिल। तो आपने क्या सीखा? मोटरसाइकिल 2 प्रकार से ले सकते हैं। एक आप कैश पर ले सकते हैं और एक आप क्रेडिट पर ले सकते हैं। लेकिन ये जो हम क्रेडिट पे गाड़ी लेते हैं, ये जो क्रेडिट पर गाड़ी लिया, तो क्रेडिट मतलब होता है उधार। लेकिन ये किस प्रकार का उधार है? जिसमें हमको कुछ राशि तुरंत पे करना है और बाकी का जो राशि बच जाएगा, उसको क्या बनाना पड़ेगा? किस्त बनाना पड़ेगा। तो इन सिस्टम का नाम क्या हो गया? किराया क्रय पद्धति। इसीलिए कहा जाता है उधार क्रय का ही एक पद्धति है, जिसको क्या कहते हैं? किराया क्रय पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। क्या कहते हैं? हायर परचेज सिस्टम। और हम लोग पीछे चले जाते हैं, 11th के क्लास में चले जाते हैं। तो 11th के क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया होगा परचेज, या आप लोगों को जिन सर से पढ़ते होंगे वे सर आपको पढ़ाए होंगे। जो परचेज परचेज मतलब होता है खरीदना, और क्रय कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार से। एक होता है कैश परचेज और एक होता है आपका क्रेडिट परचेज। ये भी जान लीजिए। परचेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कैश परचेज, मतलब हिंदी में कहते हैं नगद क्रय। दूसरा होता है क्रेडिट परचेज, जिसको हिंदी में कहते हैं उधार क्रय। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह गाड़ी आप किस पर ले रहे हैं? किस्त पर ले रहे हैं। तो इस पद्धति का नाम क्या हो गया? किराया क्रय पद्धति। लेकिन इस पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जो आपको यह बताएगा जो यह किराया क्रय पद्धति है। तो ये क्या है? ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हायर परचेज सिस्टम में, जो आप एग्जाम में डिफिनीशन के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं। डिफिनीशन आपको आगे बताएंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। यहाँ लिखा है हायर परचेज सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है, यानी हायर परचेज सिस्टम क्या है? एक व्यवस्था है, एक पद्धति है, जिसमें खरीदार, खरीदार मतलब जो वस्तु खरीद रहा है, जो वस्तु लेने के लिए गया है, उसे क्या कहते हैं? खरीदार कहते हैं। तो खरीदार किसी वस्तु को डाउन पेमेंट देकर, यानी किसी वस्तु को डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट का मतलब क्या? तुरंत जो हम राशि जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख का मोटरसाइकिल है, समझिए। जैसे मान लीजिए 1 लाख का मोटरसाइकिल है और 1 लाख का मोटरसाइकिल है, इसमें हम 20,000 तुरंत दे दिए। कितना हजार तुरंत दे दिए? 20,000। तो 1 लाख के मोटरसाइकिल का प्राइस है, जिसमें हमने तुरंत कितना दे दिया? 20,000। तो यह 20,000 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट को शॉर्ट में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं डीपी। डाउन पेमेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपी। डीपी फॉर डाउन पेमेंट, यानी इसे कहा जाता है सुपुर्दगी पर भुगतान। आपको वस्तु सुपुर्द किया, आपने भुगतान किया, इसे कहा जाता है डाउन पेमेंट। अब क्या सीखे? तो किसी वस्तु को डाउन पेमेंट देकर तुरंत अपने उपयोग में ले लेता है। हम क्या करते हैं? गाड़ी का डाउन पेमेंट करते हैं, कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और गाड़ी हमको उपयोग करने के लिए मिल जाता है। फिर हम लोग गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेकर चले जाते हैं पूजा पाठ करने के। क्या देकर? डाउन पेमेंट देकर। अब जो आप 1 लाख में 20,000 दे दिए, तो बचा कितना? 80,000। अब इस 80,000 को आपको क्या करना पड़ता है? किस्त बनाना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ हायर परचेज सिस्टम में? जो शेष राशि, शेष मतलब जो बाकी राशि बच गया। जैसे 1 लाख में कितना दे दिया? 20,000। तो बाकी कितना बचा? 80,000। ये 80,000 क्या कहलाएगा? शेष राशि कहलाएगा, जिससे इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, जितना उसका बच गया। एक प्रकार से आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बकाया राशि, उसका जितना मेरे पास बचा है। तो 1 लाख में जो 20,000 दे दिए, बचा कितना? 80,000। अब 80,000 को हमको क्या बनाना पड़ेगा? किस्त बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? किस्त, किस्त, किस्त। तो शेष राशि किस्तों यानी इंस्टॉलमेंट में तय समय पर चुकाई जाती है। अब यार जो शेष राशि होगा, उसका आपको समय तय करना पड़ेगा। जो ये जो 80,000 रुपया है, इसको आप मासिक दीजिएगा, कि तिमाही दीजिएगा, या छमाही दीजिएगा, या वार्षिक दीजिएगा। इसको आपको समय क्या करना पड़ेगा? तय करना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी क्या कहता है? हम प्रत्येक महीना जमा करेंगे। कोई आदमी क्या कहता है? हम 6 महीना पर जमा करेंगे। कोई आदमी क्या कहता है? हम वार्षिक जमा करेंगे। यानी इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम में क्या हुआ? जो इंस्टॉलमेंट आपको बनाना पड़ेगा, किस्त आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट, सभी किस्तें
क्या बोले? सभी किस्तें, गौर कीजिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट आगे जाकर आप समझिएगा जो हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को डिफरेंस करता है, यही पॉइंट। दोनों है किस्तें पद्धति, दोनों में वस्तु किस्तें पर लिया जाता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है, जिसमें एक ये भी पॉइंट है जो बहुत मार्वेलस पॉइंट है। इसी पॉइंट पर आपको अंतर समझ में आता है जो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में। अभी क्या सीख रहे हैं? सभी किस्तें पूरी होने के बाद उस वस्तु का स्वामित्व यानी ओनरशिप खरीदार को मिलता है। अब आप समझिए, आपको तो गाड़ी मिल चुका है, लेकिन आपको गाड़ी का मालिकाना हक नहीं मिला है। गाड़ी का मालिकाना हक कब मिलेगा? जब आपके द्वारा ये जो 80,000 बकाया राशि है, इसका जो आप किस्त बनाए होंगे, जब वे पूरे किस्त आप चुका दीजिएगा, फुल पेमेंट आप कर दीजिएगा, तब आपको ओनरशिप मिलेगा। जब तक आप पूरा राशि पेमेंट नहीं करीजिएगा, तब तक हायर परचेज सिस्टम में आपको ओनरशिप नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपने क्या सीखा? हायर परचेज सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कुछ राशि हम तुरंत जमा करके वस्तु खरीद लेंगे, बाकी जो राशि रहेगा उसको धीरे-धीरे किस्तों में चुकाया जाएगा समय के आधार पर। और जो भी यदि हम किस्त नहीं चुकाएँगे, यदि हम किसी किस्त को चुकाने में असमर्थ हो जाएँगे, तो फिर हायर परचेज सिस्टम में क्या किया जाता है? गाड़ी आपको पुनः वापस ले लिया जाता है। आप लोग सुनते होंगे, फलना गाड़ी लेने रहे, ओकर गाड़ी घींच लेलके। यानी घिंचलके किया, वो हायर परचेज सिस्टम पर खरीदने रहे। वह हायर परचेज सिस्टम पर खरीदा था, इसीलिए उसका गाड़ी क्या किया? घींच लिया गया, क्योंकि उसको मालिकाना हक नहीं मिला था। उसको मालिकाना हक कब मिलता? जब वह अंतिम किस्त का भुगतान कर देता मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है यहाँ पर पॉइंट, यदि खरीदार किस्तें नहीं चुकाता है, चुकाएगा, पूरा किस्त चुका देगा तो ओनरशिप मिलेगा, और यदि किस्त नहीं चुकाएगा तो विक्रेता को वापस लेने का अधिकार है। यानी विक्रेता को यह अधिकार है, विक्रेता यानी वेंडर्स, वेंडर्स को यह अधिकार है, विक्रेता को यह अधिकार है। यदि कोई क्रेता समय पर किस्त नहीं चुकाता है, किस्त नहीं चुका रहा है, तो उसको पहले आप सूचना दीजिए। सूचना देने के बाद भी अगर वह किस्त नहीं चुकाता है, सूचना कैसे? फ़ोन करेगा, कि भैया आपका टाइम हो चुका है, थोड़ा पेमेंट कर दीजिए। फिर कुछ लीगल प्रोसेस से भी उसको चुना सूचना दिया जाएगा, और यदि वह नहीं चुकाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा? गाड़ी आप पुनः वापस ले सकते हैं, गाड़ी आप उसका जब्त कर सकते हैं। सुनते होंगे, जो एक व्यक्ति का गाड़ी जा रहा था, वो किस्त नहीं दिया, उसका गाड़ी छीन लिया गया। तो गाड़ी क्या किया जाता है? कब्ज़ा कर लिया जाता है। किसके द्वारा कब्ज़ा किया जाता है? विक्रेता के द्वारा, वेंडर के द्वारा। तो आपने क्या सीखा? जो हायर परचेज सिस्टम क्रय करने की एक पद्धति है, जिसमें हम डाउन पेमेंट देकर वस्तु तो ले लेते हैं, संपत्ति तो ले लेते हैं, और बाकी जो राशि उनका बच जाता है, उसको हम धीरे-धीरे सामयिक किस्तों में पेड करते हैं। ये सामयिक किस्त छमाही, तिमाही, वार्षिक हो सकता है। अगर पूरा किस्त का भुगतान कर देंगे, अगर क्या करेंगे? पूरी राशि का भुगतान करेंगे, तो ओनरशिप मिलेगा। अगर पूरी राशि का भुगतान नहीं करेंगे, विक्रेता को हायर परचेज सिस्टम में यह अधिकार दिया है, वह आपके संपत्ति को जब्त कर सकता है। क्या कर सकता है? जब्त कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आप समझिए, तो क्या सब होता होगा? आप तुरंत जाइएगा, गाड़ी तो नहीं खरीद लीजिएगा। कुछ ना कुछ तो आपके बीच में होता होगा, आपके बीच में और विक्रेता के बीच में। तो सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है? खरीद समझौता होता है। क्या होता है? समझौता होता है। किसके बीच में? क्रेता और विक्रेता के बीच में। जो हम यह गाड़ी लेंगे, हमको इतना पैसा है, क्या इतनी राशि में, जैसे मुझे गाड़ी लेना है, तो हम भैया से सबसे पहले क्या पूछेंगे? भैया ये मोटरसाइकिल 1 लाख का है, हम 1 लाख नहीं दे पाएँगे। भैया हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? भैया बोल रहे हैं वेंडर्स को, जी विक्रेता को, जिससे हम गाड़ी लेने के लिए गए हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? भैया हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख का गाड़ी है आपका, 1 लाख रुपया मेरे पास नहीं है, तो हम 20,000 देंगे, क्या मुझे गाड़ी मिल जाएगा? तो वो बोलेगा नहीं, 20,000 में भैया ये गाड़ी नहीं मिलेगा। अभी स्कीम है, अब कम से कम आपको 22,000 रुपया जमा करना ही पड़ेगा। यानी एक आ गया कितना? 22,000 रुपया।
अब वह जितना रुपया आप दीजिएगा 22,000 या 20,000 या 18,000 इसके बीच में क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है। ये क्रिया क्या हुआ? समझौता। वह कह रहा है इतना में नहीं होगा, आप कहिएगा इतना ले मेरे पास है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? तालमेल बैठाना पड़ेगा। कुछ वे घटेंगे, कुछ आप बढ़ेंगे, तो क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो सबसे पहला क्या होता है? क्रेता और विक्रेता यानी खरीदने वाला और बेचने वाला के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। समझौता में और क्या सब होता है आपके मन में जिज्ञासा होगा? तो आप क्या बोलते हैं? तो ये जो बाकी मेरा 80,000 रुपया रह गया, इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? कितना प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा? और इन सबको जोड़कर कितना किस्त बनेगा? और टोटल मुझे कितना पे करना पड़ेगा? कितनी राशि का किस्त बनेगा? और कितना मुझे पे करना पड़ेगा? यही सब समझौता होता है। किसके बीच में? क्रेता और विक्रेता के बीच में। एक एग्जांपल आप ऐसे लीजिए, क्योंकि आप लोगों में बहुत आदमी मोबाइल लेने के लिए तो मोबाइल दुकान पर जाते ही होंगे। अब आपको मोबाइल लेना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप मोबाइल वाले भैया को क्या कहते हैं? भैया यह वीवो, ओप्पो, सैमसंग, आईफ़ोन का मोबाइल लेना है, आप हमको बताइए इसमें हमको कितना देना पड़ेगा? कितना मेरा बच जाएगा? उस पर आप कितना ब्याज लीजिएगा? या कितना महीना तक आप ब्याज नहीं लीजिएगा? और ब्याज लीजिएगा तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? प्रोसेसिंग चार्ज कितना लीजिएगा? ये प्रोसेसिंग चार्ज मतलब आपकी जो प्रक्रिया होगी, कुछ कागजी कार्रवाई होगा, उसके बदले में चार्ज लिया जाता है। तो आगे ये भी हम टर्म पढ़ाएँगे बहुत अच्छा से एक-एक चीज़ का जितना शब्द अभी बोल रहे हैं सबका टर्म बाय टर्म आपको अलग-अलग से डेफिनिशन देकर पढ़ाएँगे, अच्छे से। तो आपको क्या करना है यही होता है समझौता किसके बीच में? क्रेता और विक्रेता के बीच में। तो सबसे पहला क्या होगा? समझौता होगा। समझौता होने के बाद आप क्या कीजिएगा? डाउन पेमेंट आप मतलब क्रेता क्या करेगा? डाउन पेमेंट करेगा। डाउन पेमेंट करने के बाद क्या होगा? आपको गाड़ी मिल जाएगा। डाउन पेमेंट करने के बाद क्या होगा आपको? गाड़ी मिल जाएगा। गाड़ी मिलने के बाद आप उस गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं और जब किस्त का समय आएगा तो आपके द्वारा किस्तों का भुगतान किया जाएगा। फिर किस्त के भुगतान होने में जैसे पहला किस्त जमा कर दें, दूसरा, तीसरा और एनमा टर्म जितना किस्त रहेगा आप जब सब किस्त जमा कर दीजिएगा, एक भी किस्त नहीं छोड़िएगा, पूरा का पूरा किस्त जमा कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? ओनरशिप मिल जाएगा, स्वामित्व मिल जाएगा। किस व्यवस्था के अंतर्गत? किस पद्धति के अंतर्गत? हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत। यही इतना ही टर्म है हायर परचेज सिस्टम का। बस आपको इन शब्दों को एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनको कैसे और किस भाषा में जवाब देना है, जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकेंगे, इसके लिए भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ध्यान से समझिए। तो यहाँ समझेंगे किराया क्रय पद्धति का आशय, मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा किराया क्रय पद्धति से का आशय लिखें। किराया क्रय पद्धति से क्या अभिप्राय है? किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं? यह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में और 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे आपका इंटरनल में पूछा जाए, चाहे आपको एक्सटर्नल में पूछा जाए। यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। यह मैं आज ही बोल देता हूँ आप लोगों को। अब आपको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय विक्रय की। क्रय मतलब होता है खरीदना, विक्रय मतलब होता है बेचना। तो क्रय विक्रय की कई प्रणालियाँ प्रचलित हैं। क्रय विक्रय की कई प्रणालियाँ प्रचलित हैं। जैसे हमने सबसे पहला क्रय करने का और विक्रय करने का क्या प्रणाली बोला? तो कैश यानी कि नगद में। सबसे पहला तो है नगद। आपके पास पैसा है, आप पैसा दीजिए और सामान लीजिए। मान लीजिए हमको स्कॉर्पियो लेना है, पैसा है, हम पैसा देंगे स्कॉर्पियो लेंगे। पैसा नहीं है तो क्या होगा? किस्त पर लेंगे। तो पहला तो होता है नगद। दूसरा क्या है? उधार। और तीसरा क्या है? किराया क्रय पद्धति। चौथा क्या है? किस्त भुगतान पद्धति आदि और भी बहुत सारे पद्धति हैं और भी बहुत सारे पद्धति हैं। लेकिन कुछ प्रचलित पद्धति का नाम यहाँ बोले हम। नगद, नगद का मतलब आप समझ गए होंगे। सामान लेंगे और सामान का जितना दाम होगा पूरा पैसा दे देंगे। यह हो गया नगद। सामान लेंगे, पैसा नहीं देंगे, पैसा देने का वचन देंगे। तो आपको हमको यह काम समाप्त हो जाता है या 2, 4, 6 महीना में हम आपका पैसा दे देंगे। इसे क्या कहते हैं? उधार। उधार क्रय में क्या होता है? वस्तु मेरे पास आ जाता है, लेकिन हम राशि का भुगतान नहीं करते हैं। हाँ, भविष्य में राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं। तो ये तो हो गया उधार। अब उधारे क्रय पद्धति का एक प्रचलन आ गया है किराया क्रय पद्धति, जिसमें वस्तु तो हमको एक प्रकार से उधार ही मिलता है, उधार पर ही मिलता है। लेकिन उसमें यह तय करना पड़ता है जो हम आपको किस्त में पैसा देंगे और किस्त का यह समय निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे उधार में निर्धारित नहीं होता है, आप 2 महीना का टाइम लिया, नहीं है आप अढ़ाई महीना में दे दीजिए, 3 महीना में दे दीजिए। आप एक बार अपना आदमी है तो और बोल दीजिए सर कोई समस्या में है, आपको सामान नहीं ले जाएगा। उधार में क्या होता है? आपका सामान खींच कर नहीं लेगा, जब भी लेगा आपसे पैसा लेगा, प्रेम भाव से पैसा ले लिया जाएगा।
लेकिन किराया क्रय पद्धति में आपको जो किस्त निर्धारित होगा, उस किस्त पर पैसा जमा करना पड़ेगा। आप लोग सुनते होंगे, तो हम किस्त जमा करते हैं, इस डेट में हमको पैसा जमा ही करना पड़ेगा। अगर नहीं जमा करते हैं, तो पेनल्टी ले लिया जाता है। समझिए बातों को। लेकिन किसी दुकान भैया से लेकर आते हैं, 1 दिन 2 दिन लेट भी हो जाता है, तो वह कुछ नहीं कहता है। यही है उधार और किराया क्रय पद्धति। एक आपका है किराया क्रय पद्धति। और एक आगे पढ़िएगा आप लोग, किस्त भुगतान पद्धति। किराया क्रय पद्धति के बाद नया जो चैप्टर आएगा, उसका नाम है किस्त भुगतान पद्धति। अब हम डिफिनीशन के बारे में समझते हैं, इसका आशय कैसे लिखा जाएगा। लिखेंगे, इस प्रणाली के अनुसार क्रेता एवं विक्रेता में, अब अभी आपको बताएं, यहां से समझिए। सबसे पहले इस प्रणाली में काम क्या होता है, तो समझौता होता है। सब कुछ समझा दिए, सिर्फ आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रेता और विक्रेता में इस प्रकार का अनुबंध होता है। अनुबंध को हम लोग क्या कहते हैं, समझौता होता है, एग्रीमेंट बनता है। किसमें बनता है, क्रेता और विक्रेता। क्रेता किसे कहते हैं, वस्तु या संपत्ति खरीदने वाले को क्रेता कहा जाता है, और वस्तु और संपत्ति बेचने वाले को विक्रेता कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बीच क्या होता है, समझौता होता है। क्रेता माल की कीमत, यानी क्रेता जो है वो वस्तु, वह संपत्ति, वह माल। जैसे आप आईफ़ोन ले रहे हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, माल या वस्तु या संपत्ति कहेंगे। तो माल की कीमत को किस्तों में चुकाने का, यानी किराया क्रय पद्धति में माल का जो कीमत होता है, उसको कैसे चुकाया जाता है, किस्त में। किसमें, किस्त में। किसमें, किस्त में। किस्त में चुकाने का वचन देता है। ये किस्तें, अब आपने क्या किया, किराया क्रय पद्धति पर क्या करता है, माल जो चुकाया जो राशि चुकाया जाता है, वो किस्त में चुकाया जाता है। अब ये किस्त कैसे होते हैं, सामयिक होते हैं, समय के आधार पर। तो ये समय कैसे हो सकते हैं, तो ये किस्तें मासिक। कोई बच्चा कहेगा, सर मासिक का मतलब क्या, मासिक का मतलब प्रत्येक महीना पैसा जमा करना है। मासिक का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक महीना पैसा जमा करना है, और तय डेट पर, जिस जो डेट तय रहेगा। यदि कोई आदमी 1 तारीख तय कर लेता है, प्रत्येक महीना 1 तारीख को ही किस्त जमा करना पड़ता है। कोई आदमी का किस्त का डेट 10 तारीख रहता है, तो उसको 10 तारीख को ही जमा करना पड़ता है। किसी का 15 तारीख रहता है, तो उसको 15 तारीख, प्रत्येक महीना के 15 तारीख जमा करना पड़ता है। इसको कहते हैं मासिक। क्या कहते हैं, मासिक। अब उसके बाद होता है तिमाही। नाम क्या है, तिमाही, यानी 3 महीना पर। तिमाही, तिमाही का मतलब क्या हुआ, 3 महीना पर जमा करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति जनवरी में जमा कर रहा है पहला किस्त, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना हुआ। और 3 महीना को क्या कहेंगे, तिमाही कहेंगे। तो अगर जनवरी में जमा कर रहा है, तो फिर उसको कब जमा करना पड़ेगा, अप्रैल में। समझिए, 3 महीना के बाद। तो तिमाही का मतलब क्या समझ गए, 3 महीना पर, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहला किस्त जनवरी में, फिर दूसरा किस्त अप्रैल में, फिर आगे 3 महीना इसी प्रकार जोड़ेंगे, अप्रैल, मई, जून। तो अगला किस्त जुलाई में, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगला किस्त अक्टूबर में। समझ गए होंगे। तो तिमाही आधार पर। छमाही, छमाही का मतलब होता है 6 महीना पर। छमाही का मतलब क्या हुआ, 6 महीना पर। यानी 1 वर्ष में कितना बार, 2 बार। तिमाही में 1 वर्ष में कितना बार, 4 बार। और एक होता है वार्षिक। तो यानी किस्त का जो समय होगा, वो मासिक भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, या अन्य प्रकार की भी हो सकती है। आप दोनों आदमी अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। अन्य प्रकार की हो सकती है। इस पद्धति में, इस पद्धति का मतलब किराया क्रय पद्धति में माल क्रेता को सुपुर्द कर दिया जाता है। माल क्या किया जाता है, आपको सुपुर्द कर दिया। जैसे ही पूरा प्रोसेस होता है, समझौता होता है, डाउन पेमेंट होता है, आपको क्या कर दिया जाता है, माल दे दिया जाता है। आप माल ले जाइए, आप संपत्ति ले जाइए। अगर आप फ्रिज खरीदे हैं, तो फ्रिज ले जाइए। मोटरसाइकिल खरीदे हैं, मोटरसाइकिल ले जाइए, उपयोग कीजिए। आपको उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। आप लेते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, सामान पर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रेता को उपयोग करने का अधिकार मिलता है। ध्यान से समझिएगा, उपयोग करने का अधिकार मिलता है। आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, मालिकाना हक नहीं मिलता है। आप मालिक नहीं बनते हैं। आप मालिक कब बनते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, पीछे बताए हैं। मालिक कब बनते हैं, जब अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाता है। आप मालिक नहीं बनते हैं। कोई बच्चे के मन में होगा, सर मालिक तो हम हैं, गाड़ी तो मेरा है, तो मालिक तो सर हम हो गए ना। नहीं बच्चों,
मालिक आप कैसे हैं? आप तो सुनते होंगे, आपके गाँव घर में, आपके आस-पास में कोई आदमी अगर किस्त पर मोटरसाइकिल लिया होगा और वह अगर किस्त नहीं जमा करता होगा, तो कुछ दिन तो उसको फ़ोन आता होगा, आकर समझाते होंगे जो आप किस्त जमा कीजिए नहीं तो आपको गाड़ी क्या किया जाएगा, घींच लिया जाएगा। इसका मतलब यदि वो मालिक रहता, तो उसका गाड़ी क्यों घींचता? यदि आप मालिक हैं तो आपका सामान कोई वापस क्यों ले जाएगा? तो आपको मालिकाना हक हायर परचेज़ सिस्टम में नहीं मिलता है। कब मिलता है? जब आप अंतिम किस्त का भुगतान कर देते हैं तब। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि माल क्रेता को सुपुर्द कर दिया जाता है, परंतु उसका स्वामित्व किसके पास रहता है? विक्रेता के पास। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, मतलब इंग्लिश में ओनरशिप, यानी क्रेता को माल प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन स्वामित्व यानी ओनरशिप किसके पास रहता है? तो विक्रेता के पास रहता है, वेंडर्स के पास रहता है। इतना तो मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे समझिए। क्रेता को माल की सुपुर्दगी के साथ ही उसके प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब ये बताएं, प्रयोग करने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। क्या करने का? प्रयोग करने का अधिकार। यहाँ से ये पॉइंट याद करिएगा। तो क्या मिल जाता है? आपको प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है, परंतु क्रेता द्वारा अंतिम किस्त, याद रखिएगा कौन सा किस्त? अंतिम किस्त भुगतान करने पर ही स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। यानी आप मालिक कब बनते हैं? जब आप अंतिम किस्त का भुगतान कर देते हैं। अंतिम किस्त का भुगतान हो जाने पर क्रय पूरा हो जाता है। यानी जब आप अंतिम किस्त का भुगतान कर देते हैं तो क्रय पूरा मान लिया जाता है। क्रय क्या मान लिया जाता है? पूरा मान लिया जाता है। यदि क्रेता किस्तों का भुगतान करने में चूक करता है, चूक मतलब अर्थात वह राशि का भुगतान नहीं करता है। पहला तो आप समझ गए, अगर वह अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है तो मालिक बन जाता है। यदि वह अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करता है या अंतिम किस्त से पहले और भी किसी किस्तों के भुगतान करने में चूक करता है, अर्थात वो किस्त का भुगतान नहीं करता है, तो पूरी किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है, तो भुगतान की गई किस्तों को किराए के रूप में माना जाता है। क्या माना जाता है? किराया के रूप में। समझिए इस कंसेप्ट को। जैसे आप मान लेते हैं किसी का मकान रेंट पर लिए होंगे, तो मकान अगर रेंट पर लिए होंगे, आप किराया देते होंगे, उस मकान का प्रयोग करते होंगे, मकान मालिक आपको रहने देता होगा। अगर आप किराया नहीं देते होंगे, तो मकान मालिक आपको मकान खाली करवा देता है। ध्यान से समझिए, यहीं से आप यह समझिएगा तो इस पद्धति का नाम किराया क्रय पद्धति क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए, यहाँ क्या नाम है? किराया क्रय पद्धति। तो किराया क्रय जो पद्धति है, ध्यान से समझिए, किराया क्रय पद्धति। अब तो क्रय मतलब समझ गए खरीदना। तो इसका नाम किराया क्यों पड़ा? हम ये समझाने वाले हैं। इसका नाम किराया क्यों पड़ा? किराया क्यों लगा है आगे में? तो यही बात यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि क्रेता किस्तों का भुगतान करने में चूक करता है तथा पूरी किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है, तो ये किस्तों को किराए के रूप में यानी रेंट के रूप में माना जाता है। इसको हम आपको क्या समझा रहे थे? जैसे आपने किसी का मकान लिया और उस मकान का किराया आप समय पर चुका रहा है। तो आप चुका रहे हैं तो आपको मकान में रहने दिया जा रहा है, और जब आप चुकाना बंद कर देते हैं तो मकान मालिक क्या करता है? 1 महीना देखता है, 2 महीना देखता है। अगर 1-2 महीना देखने के बाद भी आप किराया नहीं चुकाते हैं, तो मकान मालिक आपको क्या करता है? रूम खाली करवा लेता है, और मकान मालिक थोड़ा बुरा होता है तो जो आपके उनके मकान में सामान रहता है वह भी जब्त कर लेता है। क्या कहता है? जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपका सामान यहाँ से लेने नहीं देने जाएँगे, नहीं लेकर जाने देंगे। इसका मतलब क्या? आप किराया दे रहे हैं तो मकान का यूज़ कर रहे हैं। आप किराया नहीं देंगे तो मकान का यूज करने का अधिकार नहीं मिलेगा। सेम बात तो मेरे प्यारे बच्चों किराया क्रय पद्धति पर जब हम कोई संपत्ति लेते हैं तो उसमें तो सेम ही बात है। जैसे आपका 10 इंस्टॉलमेंट बना गाड़ी का, आप गाड़ी का पहला इंस्टॉलमेंट जमा किया, आपको उस महीना गाड़ी चढ़ने दिया। दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा किया, गाड़ी आपको प्रयोग करने दिया। तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया, आपको गाड़ी प्रयोग करने दिया। जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करते हैं, जैसे ही आप क्या नहीं जमा करते हैं? इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करते हैं,
आपको गाड़ी को क्या किया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या? वह जो हम किस्त दे रहे थे, वह जो हम किस्त जमा कर रहे थे, वह एक किराए के रूप में जमा कर रहे थे। जब तक हमने किस्त दिया, किराए के रूप में हमको गाड़ी दिया गया चढ़ने के लिए, और जब हम किस्त देना बंद कर दिया गया, तो गाड़ी हमसे छीन लिया गया। तो इसीलिए इस पद्धति का नाम पड़ गया किराया क्रय पद्धति। आशा करते हैं कि बच्चों आप आसान से किसी को जवाब दे सकते हैं, जो किराया क्रय पद्धति नाम क्यों पड़ा। सिंपल सा बात, तो किराया क्रय पद्धति में हम जो किस्त देते हैं, वह एक प्रकार से किराया मान लिया जाता है। कब? जब हम अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करते हैं तब। इसका मतलब जिस महीना हमने किराया दिया, उस महीना गाड़ी हमको चढ़ने के लिए दिया गया, गाड़ी हमको प्रयोग करने के लिए दिया गया, और जब हम किस्त देना बंद कर दिया गया, तो कंपनी गाड़ी आती है, कंपनी का आदमी आता है, गाड़ी को जब्त कर लेता है। जहाँ आप रहिए, जिस अवस्था में रहिए, आप दरभंगा जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं उस गाड़ी से, और जहाँ आपको मिल जाता है, वहीं एजेंसी वाला क्या करता है? गाड़ी आपका छीन लेता है। तो बताइए, आप मालिक हुए उस गाड़ी का? तो कहिएगा नो सर। यदि मालिक रहते तो वो गाड़ी छीन सकता था? नहीं छीन सकता था। फिर कहिएगा सर हम जो वो किस्त दिए, तो वो किस्त किस किस रूप में रखा गया? किराए के रूप में माना गया। तो आपने जिस महीना का किराया दिया, उस महीना आपको गाड़ी दिया गया प्रयोग करने के लिए। जिस महीना आपने किराया नहीं दिया, उस महीना गाड़ी आपको प्रयोग करने को नहीं दिया गया, आपसे जब्त कर लिया गया, आपसे छीन लिया गया, आपसे कब्जा हटा लिया गया। इसीलिए इस पद्धति का नाम पड़ गया, इसीलिए इस पद्धति को किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि इन्हीं पद्धति को हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। यही कारण क्या है? तो इन पद्धति को क्या कहते हैं? हायर परचेज सिस्टम। यानी जब तक हम किस्त दे रहे हैं, हमको प्रयोग करने दिया जा रहा है, जब हम किस्त देना बंद कर दिए, गाड़ी वो लेकर चला गया। इसका मतलब हुआ जो हम किस्त दिए, वो किसके रूप में दिए? किराया के रूप में। वो किस्त मेरा क्या हो गया? किराया के रूप में दिया गया। व्यापारी क्या कहता है? कंपनी क्या कहता है? आपने गाड़ी 3 महीना यूज़ किया, आपने 3 महीना का किस्त दिया, खत्म। उस किस्त का कोई भी लेना-देना नहीं होगा। आपको कहिएगा सर वो किस्त हमको वापस कर देगा, गाड़ी लेकर चला गया था। नहीं, 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 ये सब भूल में नहीं रहिएगा। आपने अगर 10 किस्त आप बनाया है और 9 किस्त भी दे दीजिएगा, 1 किस्त भी अगर आप जमा नहीं कीजिएगा, तो वो 9 किस्त का आपका पैसा भी बुड़ जाएगा और गाड़ी भी वो लेकर चला जाएगा। समझिए, गाड़ी भी लेकर क्या करता है? चला जाता है। आप जब 10वाँ किस्त दीजिएगा, तभिए आपको गाड़ी का मालिकाना हक दीजिएगा, तभिए आप गाड़ी का मालिक हुए। इसका मतलब हम जो किस्त दिए, वो क्या हो गया? किराए के रूप में दिया गया। इसीलिए इस पद्धति को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किराया क्रय पद्धति। आप ये भी सीख गए होंगे, जो क्रय के आगे किराया क्यों लगा? क्यों लगा? क्योंकि हम जो किस्त जमा किया, उसको किराए के रूप में मान लिया जाता है। कब? जब हम किस्त का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तब उस किस्त का राशि हमको वापस नहीं होता है। सामान भी गया, मिथिला में वो कहावत है, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा गया। इसका मतलब ये, जो पैसा मेरा घर का था, वो पैसा भी चला गया, और जो संपत्ति हम खरीदे, वह संपत्ति भी चला गया। समझिए, ऐसी बात। इसीलिए इस पद्धति का नाम पड़ गया किराया क्रय पद्धति। अब प्यारे बच्चों, सरल शब्द में समझ लीजिए। तो किराया क्रय पद्धति में क्या होता है? उपयोग पहले होता है। पहले आप गाड़ी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अब बाद में आपको स्वामित्व मिलता है। यानी उपयोग हम पहले करते हैं, लेकिन मालिकाना हक हमें बाद में मिलता है। यही किराया क्रय पद्धति का मुख्य सिद्धांत है। किराया क्रय पद्धति का जो मुख्य सिद्धांत है, वह यही है, जो इसमें उपयोग आप पहले करते हैं, लेकिन मालिकाना हक आपको बाद में मिलता है। कब मिलता है? जब आप अंतिम किस्त का भुगतान कर देते हैं। जब आप क्या करते हैं? अंतिम किस्त का भुगतान कर देते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब जो हम इतना डिटेल से पढ़े, ये डिटेल से हमने क्यों पढ़ा है? क्योंकि आपको एग्जाम में डिटेल से लिखना पड़ेगा, जब 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएँगे तब। लेकिन समझने के लिए आप इन 5 पॉइंट्स को समझ लीजिए, आप किराया पद्धति समझ गए। सबसे पहला पॉइंट, आपने किराया पद्धति में क्या सीखा? वस्तु की सुपुर्दगी तुरंत हो जाती है। सुपुर्दगी का मतलब वस्तु आपको तुरंत प्रयोग करने के लिए दे दिया जाएगा, डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हैं, प्रोसेस पूरा होता है, कागज पत्र का प्रोसेस पूरा होता है, गाड़ी आपको चढ़ने के लिए दे दिया जाता है। समझ गए? मोबाइल लीजिएगा तो मोबाइल आपको प्रयोग करने के लिए दे दिया जाता है। तो सबसे पहला काम पॉइंट क्या याद रखना है? तो इसमें ये की पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। आप अपने भाषा में जैसे परिभाषा लिखिए, लेकिन इन पॉइंट को आपको शामिल करना ही है। क्या? जो वस्तु की सुपुर्दगी तुरंत हो जाती है। वस्तु आपको प्रयोग करने के लिए
तुरंत दे दिया जाता है। भुगतान किस्तों में किया जाता है। इस पद्धति में जो भुगतान होता है वो कैसे होता है? किस्त में होता है। ये किस्त कैसे होते हैं? सामयिक, यानी समय के आधार पर, मासिक, छमाही, तिमाही, वार्षिक ऐसे होता है। स्वामित्व कब मिलता है? ओनरशिप कब मिलता है? आप मालिक कब बनते हैं? जरा सोचिए। तो हमने क्या सिखाया? आप मालिक कब बनते हैं? जब अंतिम किस्त तक, क्या बोले? अंतिम किस्त तक विक्रेता के पास रहता है। स्वामित्व तो किसके पास रहता है? अंतिम किस्त तक किसके पास? विक्रेता के पास। और जैसे ही आप अंतिम किस्त का भुगतान करते हैं, आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है? क्रेता को कर दिया जाता है। और जब तक अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता नहीं करता है, तब तक मालिकाना हक, ओनरशिप किसके पास रहता है मेरे प्यारे बच्चों? विक्रेता के पास। किसके पास रहता है? विक्रेता के पास। जैसे समझिए, 10 किस्त बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समझिए। हमने पहला किस्त दिया, तब भी स्वामित्व किसके पास? विक्रेता के पास। हमने दूसरा किस्त दिया, तब भी स्वामित्व किसके पास? विक्रेता के पास। हाँ, वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं। हमने तीसरा किस्त जमा किया, तब भी स्वामित्व किसके पास? विक्रेता के पास। यानी हमने 10वां किस्त तक, जब तक 10वां किस्त नहीं जमा किए हैं, तब तक स्वामित्व किसके पास? विक्रेता के पास, वेंडर के पास। जब तक क्या बोले? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अगर आप 20 किस्त बनाए होंगे तो 20वां किस्त तक जब तक नहीं जमा कीजिएगा। 30 किस्त बनाए होंगे तो 30वां किस्त तक जब तक नहीं जमा कीजिएगा। तो जितना किस्त बनाए होंगे उसका जो अंतिम किस्त होगा, तब तक स्वामित्व किसके पास रहेगा? मालिक कौन रहेगा? मालिकाना हक किसको रहेगा? ओनर कौन होगा? तो वह कौन होगा? विक्रेता होगा। जैसे ही आप अंतिम किस्त का भुगतान कीजिएगा, जैसे ही आप क्या कीजिएगा? अंतिम किस्त का भुगतान कीजिएगा, आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ, हायर परचेज सिस्टम में विक्रेता के पास स्वामित्व होता है, और जैसे ही क्रेता के द्वारा अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाता है, विक्रेता को ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट हो गया। अब आप समझिए, अंतिम किस्त के बाद, अब ये पढ़ाए हैं, अंतिम किस्त के बाद, यानी ये 10वां किस्त है और आपने 10वां किस्त पे कर दिया, यानी आपने 10वां किस्त क्या किया? पेड कर दिया। पेड बोलिए, पे बोलिए, बात एक ही है। भुगतान बोलिए हिंदी में। आपने 10वां किस्त पेड किया। जैसे ही आपने 10वां किस्त पे किया, पेड किया, भुगतान किया, आपको मालिकाना हक किसके पास आ जाता है? क्रेता के पास। यानी जब तक हम अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किए थे, तब तक मालिकाना हक किसके पास था? विक्रेता के पास। जैसे ही हमने अंतिम किस्त का भुगतान किया, जैसे ही हमने अंतिम किस्त दिया, मालिकाना हक किसके पास चला गया? क्रेता को प्राप्त हो जाता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा, सर अगर कोई व्यक्ति किस्तें नहीं जमा करेगा तो क्या होगा? किस्तें नहीं देगा तो क्या होगा? तो अब ये पढ़ाए हैं, यदि इसमें से इसने 6 किस्त जमा किया, 7वां किस्त जमा नहीं किया, 8वां किस्त जमा नहीं किया, तो विक्रेता इसको पहले सूचना देगा, इसको विक्रेता बोलेगा, और यदि तब पर भी ये किस्त नहीं जमा करेगा, तो विक्रेता क्या करेगा? पुनः संपत्ति वापस ले लेगा। पुनः संपत्ति वापस क्या करेगा? ले लेगा, यानी जब्त कर लेगा इससे। तो यही बात कहता है, किस्त न देने पर, यदि इनमें से किन्हीं किस्तों का राशि वो नहीं दे रहे हैं, तो विक्रेता वस्तु वापस ले सकता है। विक्रेता वस्तु क्या करेगा? वापस ले लेगा। विक्रेता वस्तु क्या करेगा? वापस लेगा। तो आपने क्या सीखा? यदि कोई व्यक्ति किस्त का राशि जमा नहीं करेगा, तो वह जो संपत्ति खरीदा है, वह संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। किस सिस्टम में? हायर परचेज सिस्टम में। अब फिर अगर कोई चर्चा कर देगा इंस्टॉलमेंट का, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यही 2 तो डिफरेंस है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट को डिफरेंस करता है। तो अभी आपको क्या समझना है? जो हायर परचेज सिस्टम आपके गाँव, आपके मोहल्ले, आपके यहाँ यदि कोई आप वस्तु खरीदे होंगे किस्त पर, और अगर वह वस्तु आपको लेकर चला गया होगा, तो समझिए आप हायर परचेज सिस्टम पर वो वस्तु खरीदे थे, वह संपत्ति खरीदा था, इसीलिए लेकर गया है। समझ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बातों को समझते हैं। अब परीक्षा में आपसे डिफिनीशन भी पूछा जाएगा 10 नंबर में, 5 नंबर में डिफिनीशन भी पूछा जाएगा। आपको डिफिनीशन भी लिखना है। देखिए, बात उतना ही लिखना है जितना हमने 5 पॉइंट आपको बताया। बात इतना ही लिखना है। बस अपने शब्दों में, अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग शब्दों में परिभाषित करता है।
अलग-अलग विद्वानों के द्वारा इन्हीं भाषाओं को अलग-अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप भी विद्यार्थी हैं, दूसरा भी विद्यार्थी क्वेश्चन लिखेगा। बात इतना ही लिखना है जितना यहाँ पर आपको समझाया गया है। ये 5 पॉइंट है। अब परिभाषा आप अपने आधार पर अपने हिसाब से मिलाकर लिख सकते हैं, अपने भाषाओं में लिख सकते हैं। लेकिन मेन बात तो यह समझना है तो इसमें क्या होता है। तो किराया क्रय पद्धति में किस्तों पर सामान लिया जाता है। भुगतान जो होता है किस्त में किया जाता है। किस्त का राशि अगर नहीं चुकाएगा तो विक्रेता माल वापस ले सकता है। विक्रेता वस्तु का स्वामित्व तब तक बना रहता है जब तक क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करता है। लिखना है इन्हीं बातों को, लेकिन इनको आप जैसे अपने भाषा में लिखिए, जैसे आपको सूटेबल हो अच्छे से लिख लीजिए। समझिए। अब उन बहुत सारे विद्वानों के द्वारा विभिन्न-विभिन्न विद्वानों के द्वारा किराया क्रय पद्धति को अपने-अपने दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। बहुत सारे विद्वान इनकी परिभाषा दिए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों का परिभाषा हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपको विद्वान के द्वारा परिभाषा भी बोलेगा लिखने के लिए। आपको तो याद रहना चाहिए, कम से कम 1-2 परिभाषा तो याद रहना चाहिए, तभी आप लिख पाइएगा। इसीलिए हम आपको जो महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा परिभाषा दिया गया है, उनमें से कुछ परिभाषा आपके सामने लाए हैं, समझाते हैं। सबसे पहले जे.आर. बाटलीबुआ के शब्दों में, इनके शब्दों में जे.आर. बाटलीबुआ के शब्दों में किराया क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को, यानी किराया क्रय पद्धति में क्या होता है? माल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो माल की कीमत यानी माल का वैल्यू, देखिए वही बात लिख रहे हैं, तब से जो हम समझा रहे हैं उन्हीं बातों को ये भी परिभाषित किए हैं, लेकिन इनका लिखने का तरीका अलग है, बस और कुछ नहीं है। ये भी क्या कर रहे हैं, तो किराया क्रय पद्धति में माल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो माल की कीमत इसके स्वामी को, स्वामी मतलब मालिक यानी विक्रेता को, बराबर सामयिक किस्तों में, अब ये बताएं बराबर क्या, सामयिक किस्तों में, मासिक, छमाही, तिमाही, वार्षिक किस्तों द्वारा भुगतान करने का समझौता करता है। अब ये बताएं किराया क्रय पद्धति में क्रेता और विक्रेता के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। हम कैसे आपको भुगतान करेंगे, तो मासिक भुगतान करेंगे या तिमाही भुगतान करेंगे या छमाही भुगतान करेंगे, यानी सामयिक किस्त में भुगतान करेंगे। और ये जो भुगतान करेंगे वो उसका इंस्टॉलमेंट तय कर लिया जाता है पहले। ये किस्तें उस समय तक माल के किराए के रूप में, ध्यान से समझिए, अब ये बताए थे, ये जो किस्त चुकाया जाता है वो किस रूप में माना जाता है, किराया के रूप में। कब तक माना जाता है, जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता। यही बात समझाए थे। तो आप किराए के मकान में रहते हैं, किराया देते हैं तो मकान में रहने दिया जाता है, किराया नहीं देते हैं मकान खाली करवा दिया जाता है। यही बात यहाँ पर ये समझा रहे हैं, ये जो आप किस्त जमा कर रहे हैं वो उस समय तक माल के किराए की तरह समझी जाती है, उस समय तक किराया का तरह समझा जाता है। किस्त, किस्त क्या समझा जाता है, किराया। कब तक समझा जाता है, जब तक कि आप माल की पूरी राशि का भुगतान न कर दिया जाए। जब तक आप माल का पूरा राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तब तक जो आप किस्त देते हैं, उस किस्त को किराए के रूप में समझा जाता है। तभी वह माल क्रेता की संपत्ति हो जाता है। अब माल क्रेता का संपत्ति कब होता है? जैसे ही आप अंतिम किस्त का भुगतान करते हैं, आपको माल का स्वामित्व मिल जाता है। अब माल आपका हो गया, स्वामित्व तो आपको मिल गया, उसको कोई लेना-देना नहीं है। चलिए तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट परिभाषा आपको दिया गया है कार्टर के अनुसार। ये भी इन्हीं बातों को समझा रहे हैं। कह रहे हैं किराया क्रय पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें माल की कीमत, ध्यान से देखिए, सब में यही बात कर रहा है, क्या कर रहा है, माल का कीमत, माल का वैल्यू, सामयिक, सामयिक मतलब समझा दिए कितना बार, समय के आधार पर, छमाही, तिमाही, वार्षिक, मासिक, सामयिक किस्तों द्वारा, यानी किराया क्रय पद्धति में माल का राशि का जो भुगतान किया जाता है वो किस्त पर किया जाता है, इंस्टॉलमेंट पर किया जाता है। तो किस्तों द्वारा माल को क्रय करने के उद्देश्य से भुगतान किया जाता है। आपने वस्तु क्रय किया, इसके उद्देश्य से आप उस राशि को किस्त में जमा करते हैं। अंतिम किस्त, बार-बार सुन रहे हैं, आपको अब याद भी हो गया। अंतिम किस्त के भुगतान तक का समय प्रत्येक भुगतान का किराया माना जाता है। अब ये बताएं, जब तक आप अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर रहे हैं, तब तक जो किस्त आप दे रहे हैं, वो किस किस तरह का माना जाता है, किस रूप में माना जाता है, किराया के रूप में माना जाता है।
किस रूप में माना जाता है? किराया के रूप में माना जाता है, रेंट के रूप में माना जाता है। एक प्रकार से आप समझिए, क्योंकि रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो संपत्ति प्रयोग कर रहे हैं। जिस दिन रेंट देना बंद कर देंगे, जिस दिन किराया देना बंद कर देंगे, संपत्ति लेकर चला जाता है विक्रेता। तो इसीलिए जब तक आप अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करते हैं, तब तक जो आप किस्त चुका रहे हैं, वो किस रूप में चुका रहे हैं? तो किराया यानी हायर परचेज में हायर रेंट के रूप में आप चुका रहे हैं। किराया माना जाता है। और माल का स्वामित्व विक्रेता को तभी मिलता है। ये माल का स्वामित्व भी विक्रेता को नहीं मिलता है। वो कब मिलता है? जब आपको उसके द्वारा सब किस्तों का, सब मतलब 10 किस्त बना है, तो 10 किस्तों का 15 किस्त बनाए हैं, तो 15 किस्त का 20 किस्त बनाए हैं, तो 20 किस्त का। जब आप सब किस्तों का भुगतान कर देते हैं, तब आपको मालिकाना हक विक्रेता अपने नाम से आपको ट्रांसफ़र कर देता है। यानी एक प्रकार से आपको ये बोलें, जो विक्रेता जब तक स्वामित्व कब तक रहता है? जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं करता है, किया जाता है। जैसे ही आप अंतिम किस्त का भुगतान करते हैं, मालिकाना हक आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसको? क्रेता को। आपको मतलब क्रेता। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ट्रिक बना दिया। आप इसको ट्रिक से समझिए। यूपीओ, यू फॉर यूज़ फर्स्ट, पहले उपयोग करते हैं। क्रय क्रय पद्धति में हम पहले क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और बाद में क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। पहले हमको संपत्ति, माल, वस्तु उपयोग करने के लिए मिल जाता है। फिर हम उसकी राशि को क्या करते हैं? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके किस्तों में जमा करते हैं। और जब अंत में ओनरशिप लास्ट, जब हम अंत में अंतिम किस्त का भुगतान कर देते हैं, तो हमको मालिकाना हक मिल जाता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, यूपीओ यानी यूज़ पहले। यूपीओ मतलब आप यूज़ पहले करते हैं हायर परचेज़ सिस्टम में। पे मतलब भुगतान, पेड बाद में करते हैं। और ओनरशिप सबसे अंत में मिलता है। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक, मालिक का दर्जा आपको अंत में दिया जाता है। तो यह आपको ट्रिक बता दिए। यूपीओ यानी तीनों वर्ड में याद कर लीजिएगा। यू फॉर यूज फर्स्ट, यू फॉर यूज फर्स्ट, पहले आप उसका प्रयोग करते हैं। फिर पे लेटर, फिर उसको आप भुगतान करते हैं। और बाद में जब आप सब किस्त का भुगतान कर देते हैं, तब आपको ओनरशिप मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको जो हम आज हायर परचेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डिफिनीशन समझाए होंगे, वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको हम हायर परचेज सिस्टम की विशेषताओं को बताएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स को बताएंगे, और फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको समझाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे कहीं पर भी, और अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा क्लास ऐप पे चलता है, पर डे शाम को क्लास लिया जाता है। अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा क्लास चालू हो चुका है, और इस क्लास में आपको पूरी सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी करवाया जाएगा। पूरे सेमेस्टर का जितना सारा पेपर है, मेजर, माइनर, एमडीसी, सब पेपर का आपको तैयारी करवाया जाएगा, जिसका फी बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 1499 रुपया। 1499 रुपया पे कीजिए, और बहुत मज़ेदार तरीके से आप पढ़ाई का लुत्फ़ उठाइए, और वह भी लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड क्लास बाबू यहाँ नहीं होता है। यहाँ लाइव क्लास में आपको हम पढ़ाएँगे, आराम से आप पढ़िएगा। अगर कुछ आपको डाउट होगा, तो लाव लाइव क्लास में कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और यहाँ पर एक फैसिलिटीज़ और दिया जाता है। यदि कोई बच्चा किसी रोज लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाया, वह रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, कहीं उसको कुछ समझने में प्रॉब्लम आ गया हो, तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी आपको डाउट पूछा जा सकता है। आप व्हाट्सएप पे आप अपना डाउट दीजिएगा, और आपको हम व्हाट्सएप पे समझा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ डाउट भी आप बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। लाइव क्लास के माध्यम में भी पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को यह क्लास, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा क्लास ज्वाइन करने के लिए, और खुद भी क्लास को ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अपने करियर को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।